आगे कहता है, देखो अब यहाँ पर अभी हम वर्साई की संधि के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि मैंने बता दिया इसके बारे में पहले ही, तो हम शॉर्ट शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब कहता है कि देखो 1918 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था इसका क्या हो गया, अंत हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कब क्या हो गया, 1918 में अंत हो गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में हमने देखा कि भाई ये युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 4 सालों तक, 4 वर्षों तक ये युद्ध जो चला, तो इन 4 सालों में, इन 4 वर्षों में हमने क्या देखा कि भाई इसने पूरे विश्व विश्व के आपसी संबंधों को खराब कर दिया। आपसी संबंधों को क्या कर दिया, खराब कर दिया। विश्व के बहुत सारे देश ऐसे थे जो आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे, एक दूसरे के प्रति हिंसा की भावना रखने लगे थे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? और इन सभी के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी तरीके से अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था क्या हो गई थी, फैल गई। व्यापार बहुत ज्यादा व्यापार बहुत ज्यादा क्या हो गया था, चौपट हो गया। व्यापार क्या हो गया, चौपट हो गया। लोगों की जान माल की हानि हुई। जान का जान का मतलब है व्यक्ति मरे, और माल का मतलब है उनकी संपत्ति का नुकसान हो। प्रॉपर्टी, फसल, घर, जमीन, जायदाद, इन सब का भी नुकसान हुआ। ठीक है, कहता है कि भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो सभी देशों ने फिर सोचा कि यार अब तो युद्ध हो गया, अब तो हो लिया जो होना था। अब कैसे ठीक किया जा सकता है सिस्टम, सब कुछ कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है, सब कुछ नॉर्मलाइज कैसे किया जाए। सो बहुत से लोगों ने क्या किया, बहुत से लोगों ने रिकमेंड किया कि हमको क्या करना चाहिए, एक सम्मेलन करना चाहिए। सम्मेलन का मतलब होता है बैठक। और यही हुआ कि 1919 में एक बैठक हुई, जो ये बैठक हुई थी, ये पेरिस नाम की जगह पर हुई थी, जो फ्रांस की राजधानी है। और इसीलिए इस बैठक को कहते हैं पेरिस शांति सम्मेलन। इस पेरिस शांति सम्मेलन में कब हुआ था, 1919 में हुआ। और इस बैठक के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर सभी देशों ने ये सोचा कि चलिए कैसे भी करके युद्ध हुआ ना था हो गया, परंतु अब व्यवस्थाएं द्वारा से अच्छी कर देते हैं। अब अगर आप भारत की बात करोगे तो 1919 में हुआ है, और भारत आजाद कब हुआ है, 1947 में। तो हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन हमसे जैसा कहता था हम वैसा ही करते थे। और रही बात इसके अंदर शामिल होने की, तो भारत इसमें शामिल नहीं था। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आता है वर्साई की संधि से, इंग्लिश में जो है वर्सली ऑफ ट्रीटी कहते हैं। इसमें क्या किया गया, जर्मनी जो है उसे ही युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया, और युद्ध में जितना भी खर्च हुआ है उन सब की क्षति को पूर्ति करने के लिए जर्मनी को मजबूर किया गया। दूसरी बात, युद्ध अपराध बोध अनुचित 6 अरब पौंड जुर्माना लग गया। अब कहता है युद्ध की वजह से 6 अरब पौंड, 6 अरब पौंड, ये क्या किया गया, जुर्माना लगाया गया। कहता है जर्मनी के सारे उपनिवेश, जैसे 10% आबादी, 13% और 75% लोहे भंडार जो है वो उससे क्या कर लिए गए, छीन लिए गए। यानी ये उससे उसके संसाधनों को छीना गया, संसाधनों को छीन लिया गया। किसने छीना, मित्र राष्ट्र के देशों ने। जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेनाओं को भंग कर दिया, यानी कह दिया गया कि जर्मनी भाई अपनी सेना नहीं रख सकता। और इसके अलावा जो राइन जनलैंड था, मैंने आपको बताया था, वहां पर से राइन एक जलमार्ग है, और इस जलमार्ग का इतना फायदा है ना कि ये व्यापारिक मार्ग है, व्यापारिक, ज्यादातर व्यापारिक जो शिप वगैरह है वो यहीं से जाते हैं, राइन जलमार्ग से। सो अब ध्यान से समझना कि यहाँ से व्यापारिक जलमार्ग शिप वगैरह जाते हैं, तो उनसे क्या मिलता था इनको, टैक्स। टैक्स से क्या होगी आपकी इनकम, क्या होगी आपकी इनकम, और इसका ये भी इससे छीन लिया गया था। बोलिए समझ में आई आप लोगों को ये बात? कहता है वाइमर गणराज्य, जब वर्साई की संधि के बाद, वर्साई की संधि कब हुई, 1919 में। 1919 के बाद में जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा वाइमर गणराज्य या साम्राज्य किससे संबंधित है, तो जर्मनी से संबंधित है। किससे संबंधित है, और इसमें जिसमें कई सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ा। अब इसमें इस वाइमर गणराज्य को बनाया गया जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। सबसे पहले क्या किया गया कि वाइमर गणराज्य ने ही वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और इसीलिए अपमानजनक संधि वाइमर राज्य गणराज्यों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। कहता है कि जो वर्साई की संधि थी वो एक अपमानजनक संधि थी। अपमान का मतलब जर्मनी को डिमोटिवेट करने के लिए, जर्मनी को कमजोर करने के लिए
जो था वो क्या किया गया था, वाइमर गणराज्य की स्थापना की गई। वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद में ये चुनौती थी इसके सामने कि भाई कैसे वाइमर गणराज्य को द्वारा ताकतवर बनाया जा सकता है। अगला, वाइमर गणराज्य को युद्ध हर्जाना देना पड़ा जिससे आर्थिक क्षति हुई थी। अब भाई जितना भी युद्ध में खर्च हुआ वो सब देना पड़ा था। अब भाई एक होता है करेंसी की वैल्यू डाउन जाना, समझते हो क्या होती है करेंसी की वैल्यू डाउन जाना? जैसे आज है, आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, HMVP वायरस चल रहा है बहुत ज़्यादा, चल रहा है कि नहीं? अब ये वायरस की वजह से अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स को देखोगे ना तो वो डाउन पड़ चुका है। लोग आजकल जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कल को केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और केस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ गया, तो वो पैसे जो हमारे हैं वो फँसे के फँसे रह जाएँगे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उस पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे कहता है कि मुद्रास्फीति का मतलब समझ में आ गया, जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डाउन जाने लगती है। और करेंसी की वैल्यू क्यों डाउन जाएगी? जब आप लॉस में चलोगे। जब आप क्या करोगे? तो आपकी चीज़ें कोई खरीदना नहीं चाहेगा, चाहे बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप प्रॉफिट में चलोगे, तो आपकी चीज़ें लोग खरीदेंगे। लोग कहेंगे कि ये तो अच्छी चीज़ है, महँगी चीज़ है। देखते हो तुम लोग, कोई बच्चा मॉल से कपड़े खरीद के लाता है, कहता है भाई ₹500 की शर्ट है। और दूसरा बच्चा क्या करता है, रेडी पेटरी से कहीं से पहनता है, उठा वो कहता है 250 या 250, 300, 400 जितने की भी शर्ट है। अब वो कहता है अरे ब्रांडेड शर्ट है, दूसरा पर्सन बोलता है जो मॉल से ली है। कहता है भाई ये भी ब्रांडेड ही है। वो कहता है मॉल से खरीदी है, वो कहता है दुकान से खरीदी है। वो कहता है महँगे पैसे खर्च किए, वो कहता है बेवकूफ़ी करी है क्योंकि शरीर ही तो ढकना है। तो सस्ते कपड़े में भी ढके जा सकते हैं। और एक ही कपड़े अगर आपने 10 बार 10 फेस्टिवल में पहन लिए, तो 11वीं में आपको ही ऐसा फ़ील होने लगेगा कि लगता है मेरे पास दूसरे कपड़े ही नहीं है। ऐसा महँगे कपड़े खरीद के भी कोई फ़ायदा नहीं है ना? देखिए, कहता है जो वाइमर गणराज्य के सामने एक समस्या क्या थी कि उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर उनका मज़ाक उड़ाया जाता था। एक समस्या इनके सामने ये भी थी। हाँ, नवंबर। अगला, वाइमर गणराज्य को जो है आपका स्पार्टिक लीग के क्रांतिकारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। जो स्पार्टिक लोग थे, उन्होंने भी वाइमर गणराज्य का विरोध किया था और इसके अलावा बेरोज़गारी की समस्या को कम करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए और औद्योगिक जो गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों को क्या करना किया गया, ठीक करने के लिए वाइमर गणराज्य को प्रमोट किया गया था। ये सारी इसके सामने चुनौतियाँ थी। अब उन बातों के साथ हम डील करेंगे जो हिटलर के उदय और पतन को ज़िम्मेदार ठहराते हैं या फिर जिन्हें हम हिटलर को क्या बोल सकते हैं, उदय होने में उसकी भूमिका है। आप सबको पता है 1889 में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ, ठीक है भई? और उसने जर्मनी की सेना में शामिल होकर बहादुरी के लिए कुछ जो है तमगे भी हासिल किए। यानी जब वो यंग था तो उसी समय उसकी कंट्री का वॉर चल रहा था और उसकी कंट्री का जब वॉर चल रहा था तो उसे भी पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, जब युद्ध होता है और लगता है कि आप युद्ध में आपको जाना चाहिए या फिर युद्ध में हमारी टीम हार रही है, तो किसी भी पर्सन को पकड़ के हम सीधा आगे कहता है कि इसके बाद में अब नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जर्मनी में वर्कर्स पार्टी के प्रमुख बना और आगे चलकर जब वो देखो मैं बता दूं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर भी उस समय युद्ध में था और हिटलर वैसे तो एक निठल्ला पर्सन था एक ज़माने में, चोरी चक्का करता रहा था, लेकिन जब वो आर्मी में शामिल हुआ तो उसने वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन सीखा और उस युद्ध में उसने अच्छा प्रदर्शन भी किया। हालाँकि वो अपने देश को युद्ध जीता नहीं सका लेकिन युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करने की वज़ह से उसकी एक रिस्पेक्ट जो थी आर्मी में वो बढ़ गई। धीरे-धीरे वो और बड़े पद पे गया और आगे चलकर वो क्या करता है कि एक नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यानी जर्मन वर्कर्स पार्टी का प्रमुख बना। पहले एक पार्टी का प्रमुख बना और उसने आगे चल के अपनी इस पार्टी का नाम क्या रख दिया? नाज़ी पार्टी। याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है नाज़ी पार्टी का पुराना नाम क्या है? तो जर्मनी वर्कर्स पार्टी या नेशनल नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसके बाद कहता है 30 जनवरी 1933 को हिटलर का चांसलर बना। चांसलर वो पर्सन होता है जो देश का प्रमुख हो जाता है, पूरे देश का प्रमुख। और आगे चल के 1933 में लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को बाहर कर लिया। अच्छा लीग ऑफ नेशन क्या है? देखो मैं बताया था 1919 में जब पेरिस शांति सम्मेलन चल रहा था, तो जो पेरिस शांति सम्मेलन था, तो इस शांति सम्मेलन में एक डिस्कशन इस बात पे भी चल रहा था कि अरे भविष्य में ये हमारा दोबारा युद्ध ना हो, उसको भी तो रोकना है। अभी तो हम लड़ रहे थे 4 साल से, पता लगा भविष्य में लड़ रहे हैं तो 10 साल हो जाए।
ऐसे तो हम सभी देशों के लिए, चाहे युद्ध कोई जीत जाए, चाहे युद्ध कोई हार जाए, नुकसान तो सबका ही है ना? नुकसान तो सबका ही है। इसीलिए 1919 में क्या किया गया, एक संस्था बनाई गई 1919 में। क्या की गई? एक संस्था का निर्माण किया गया। और इस संस्था का निर्माण क्यों किया गया? इस संस्था का निर्माण इसलिए किया गया था कि भविष्य में कभी युद्ध ना हो, भविष्य में कभी युद्ध ना हो। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है कभी भी, तो क्या किया जा सके? भाई युद्ध को रोका जा सके। भविष्य में कभी युद्ध की स्थिति बनती है, तो युद्ध से उसको क्या किया जा सकता है? रोका जा, अच्छा क्यों रोका जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है? कि ये उनके बीच में एक संस्था बनाई और वो संस्था क्या कराएगी? उनके बीच में बैठक करा देगी। यदि दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर विवाद होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, तो क्या होगा? वो सुलझा लिया जाएगा। आगे चलकर जब ये लीग ऑफ नेशन से बाहर हुए, तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इथियोपिया, केनिया और साथ ही साथ कई ऐसे पुराने जो इसके क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पे इन्होंने आक्रमण किए और उन क्षेत्रों को फटाफट इन्होंने हरा दिया या जीत लिया उन क्षेत्रों को। ठीक है? इसके बाद में 1936 में इन्होंने राइनलैंड जो इनसे छीन लिया गया था, उस पे दोबारा कब्जा कर लिया। जनहित साम्राज्य एक नेता ने, एक नेता के नारे नारे जो है कि आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया का जर्मनी मिला। अब आगे कहता है ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी भी मिल गया। फिर पोलैंड पे इसने हमला कर दिया। एक-एक करके जो जर्मनी है वो सभी देशों पे हमला करेगा और हमला करने के बाद में उन देशों को क्या करता है? ये जीत भी लेता है। जिस तरीके से जर्मनी धीरे-धीरे क्या हो जाता है? ताकतवर होने लगता है। आ रही बात समझ में? और क्या हुआ कि भई हिटलर द्वारा जून 1971 पे सोवियत यूनियन पर हमला किया गया था। जिसके बाद से सोवियत यूनियन ने जर्मनी पे हमला किया, जर्मनी सोवियत यूनियन पे हमला कर रहा है रूस पर और इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं? इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि भई दोनों जो है, एक तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मित्र राष्ट्रों की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम बात कर रहे हैं धुरी राष्ट्रों का। तो जो जो जर्मनी जो था, जर्मनी ने रूस पे हमला किया, रूस जर्मनी पे हमला करता है और रूस तो पहले से ही युद्ध में इंक्लूडेड था। इस तरीके से जर्मनी भी युद्ध में इंक्लूड हो गया और आगे चल के हम देखते हैं कि जर्मनी जो है वो युद्ध हालाँकि जीत नहीं पाता है, युद्ध हार जाता है 1945 में और उस समय जो हिटलर जो था उसने खुद ही अपने आप को क्या कर ली थी? गोली, क्यों गोली मार ली? वो जानता, हाँ, तो वो ऐसा नहीं चाहता था कि हमारे देश के बारे में और लोग वैसे ज़्यादा जाने या लोग हँसे या हम लोगों को कमज़ोर दिखाया जाए, इसीलिए उसने ये चीज़ आसान लगी, उसने अपनी गोली सर में खुद ही मार ली। वेरी गुड।